जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख उसे भयानक काली रात की हवा को चीरती हुई सीधी रमेश के कानों में पड़ता है। ये चीख इतनी दर्द भरी थी कि हर कोई सुनने वाले की रूह कांप जाता है। इसे सुनकर रमेश बहुत घबरा जाता है और वह अपने घर की तरफ दौड़ता है। हे भगवान, रीता इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? भगवान करे कोई अनहोनी ना हो। बेचारा घबराया हुआ रमेश दौड़ा दौड़ा घर पहुंचा। घर के अंदर जाकर जो देखता है उसका कलेजा फट जाता है। ए जी, भगवान ने हमसे हमारे बच्चे छीन लिए। बेचारे नन्हे से जान सूरज इस बेरहम सर्दी को सही नहीं कर पाए। उस बेचारे की क्या गलती थी जो इस भयानक ठंड ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया। वह दोनों पति पत्नी उस ब्रह्मा ठंड से हार चुके थे। उन दोनों की वह दर्द भारी चीख उस तेज हवा को चीरती हुई पूरे तारापुर गांव में गुज रही थी। उस रात की ठंड बहुत भयानक थी जो अच्छे खासे की जान ले ली। वह दोनों पति पत्नी अपने बेटे के पास खड़े खड़े उसकी खोने का शोक मना रहे थे। वह अपने किस्मत को कोस रहे थे कि क्यों भगवान ने उन्हें इतना गरीब बनाया जो अपने बच्चों को ही ठंड से नहीं बचा पाया। अगली सुबह गांव वाले रमेश के घर आते हैं। रमेश और रीता को अपने बेटे के साथ घर के अंदर दोनों पति पत्नी ठंड के कारण मर चुका था। तारापुर गांव के लिए ये एक और घटना थी। ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव तारापुर में रमेश अपनी पत्नी रीता, बूढ़े पिता और 10 साल के बेटे सूरज के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसके माता का बचपन में ही निधन हो गया था। रमेश के पिता बूढ़े होने के कारण कोई काम धंधा नहीं कर पाते थे, जिससे परिवार की सारी जिम्मेदारी रमेश के कंधों पर आ गई थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें खेती करके वह अपने परिवार का गुजर बसर करता था। एक सुबह रमेश के पिता को अचानक से बहुत तबीयत खराब हो जाता है, जिससे रमेश के पास इलाज के लिए इतने पैसे तो नहीं थे, तो उसको अपनी जमीन मजबूरन बेचना पड़ा। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, उसके पिता का भी देहांत हो जाता है और जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसके बिक जाने से रमेश की स्थिति पहले से भी खराब हो गया था। उसका जीवन बुरी तरह कठिनाइयों से भर जाता है। इसलिए हुए दोनों पति पत्नी मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। रमेश जमींदार के खेतों में दिन भर मेहनत करता, वही रीता सेठ गौरी शंकर के घर में साफ सफाई का काम करती थी। जी, सर्दी बहुत नजदीक आ चुका है और हमारे पास सर्दियों में ओढ़ने, पहनने और खाने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ भगवान, तुम ठीक कह रही हो, हमें कुछ करना चाहिए। आखिरकार सर्दी आ चुकी थी। यूं तो हमेशा ठंडी के समय में 1-2 डिग्री तापमान रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ही ज्यादा गिर गया था, जिससे ठंडी बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से तारापुर गांव के लोग ज्यादा ठंडी के कारण डरे हुए थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी के कारण बहुत परेशान थे। हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। देख रही हो रीता, इस साल कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। इतनी कड़ी ठंडी में काम भी करना बहुत मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही ठंडी के कारण हाथ पांव सूना पड़ गया है। इतनी ज्यादा ठंडी में तो घर से बाहर निकलने का मन भी नहीं कर रहा है। न जाने इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। ठीक है रीता, अब मैं काम पर चलता हूँ, नहीं तो जमींदार मुझ पर गुस्सा करेगा। ठीक है जी, अपना ध्यान रखिएगा। रमेश वहाँ से काम पर चला जाता है। तभी रीता बोलती है, बेटा सूरज, तेरे पापा काम पर चले गए और अब मैं भी काम पर चलती हूँ। तुम अपना अच्छे से ख्याल रखना, बाहर मत निकलना, बहुत ठंड है और मैं खाना बनाकर रख दिया हूँ, तुम टाइम पर खा लेना। ठीक है माँ, मैं खा लूँगा, तुम टाइम पर घर आ जाना। रीता वहाँ से काम के लिए निकल पड़ी। बाहर बहुत ज्यादा सर्दी थी। थोड़ी ही देर में रीता सेठ के घर पर पहुँच जाती है। सेठ का स्वभाव बहुत कठोर था। वह आग के पास बैठा था और अपने नौकरों पर चिल्ला रहा था। तभी उसकी नजर रीता पर पड़ा और वह उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, अरे रीता, तुम काम पर इतनी देर से आ रही हो, मेरे आदमियों को ही देख लो, सुबह 5 बजे काम पर आ जाता है। लगता है तुम काम की कीमत नहीं समझती हो। माफ कीजिएगा सेठ जी, आज ठंड इतनी ज्यादा थी कि जल्दी उठ नहीं पाई, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं जल्दी जल्दी सब काम निपटा दूंगी। अच्छा, बहाना बनाने तो तुम्हें बहुत आता है। जाओ चुपचाप काम पर लग जाओ। अगर आज काम में कोई भी गड़बड़ी हुई तो मैं तुम्हारा हिसाब कर दूंगा। तुम्हारी जगह का काम करने वाले बहुत बैठे हैं। सेठ की बातें सुनकर रीता को बहुत दुख होता है, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी, ये उसकी मजबूरी थी। वह चुपचाप काम करने जा रही थी। तभी सेठानी उसके पास आती है और कहती है, अरे आप क्यों डांट रहे हो इस बेचारी को? आपको दिखता नहीं है बाहर कितनी ठंड है, फिर भी ये काम पर आई है। ये भी तो इंसान है, इस पर आपको जरा सी भी दया नहीं है। हे भाग्यवान, लोगों को ज्यादा सर पर चढ़ाना ठीक नहीं है, नहीं तो ये कोई भी काम ठीक से नहीं करेंगे।
रीता ने कुछ नहीं बोली और अपनी बच्चे के बारे में सोचते हुए चुपचाप काम पर लग गई। उधर रमेश ठंड से कांपते हुए सोनू जमींदार की खेतों पर मजदूरी कर रहा था। सोनू अपने खेतों का काम करने के लिए रमेश और कुछ मजदूरों को रखा था। तभी सोनू जमींदार बोलता है, रमेश ठीक से काम कर लो, ठंडी के बहाने सुस्ताने की कोशिश मत करना। तुम लोग काम करते नहीं हो और पल भर में तुम लोगों को पैसा चाहिए। अगर आज मेरा काम नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को एक भी रुपया देने वाला नहीं हूँ। नहीं जमींदार जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, बस ठंड थोड़ी ज्यादा है इसलिए हाथ पाँव ठुठुर गया है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपका पूरा काम करके ही जाऊंगा। सुबह से काम करते करते रमेश के हाथ पैर ठुठुर चुके थे और थकान उसके शरीर पर साफ नजर आ रही थी। लेकिन उसे अपनी पत्नी और बच्चा की बहुत फिक्र था, इसलिए वह इतनी ठंड में भी जी तोड़ मेहनत कर रहा था। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं। इतना सर्दी में भी काम करना पड़ रहा है और अगर मैं काम छोड़ा तो जमींदार मुझे काम से निकाल देंगे और घर कैसे चलाएंगे। शाम होने को थी। रमेश ठंड में किसी तरह काम निपटा कर घर लौटने की सोच रहा था, लेकिन तभी सोनू जमींदार ने उसे फिर से काम पर लगा दिया। रमेश सुनो, आज ये काम पूरा करके ही जाना। अगर थोड़ा सा भी काम छूट गया तो समझ लेना तेरी नौकरी गई। जमींदार जी जैसा आप कहे। रमेश चुपचाप फिर से काम पर लग जाता है। वह बेचारा कर भी क्या सकता था, मजबूरी उसे ये सब करवा रहा था। और उधर तारापुर गांव में ठंड से सभी का बुरा हाल था। गांव का वह पीपल का पेड़ जहां अक्सर लोग बैठकर बातें किया करता था, अब वह सुना पड़ा था और बेचारे गरीब लोग अपने अपने घरों में ही रहते थे। अब तो अघी उनका एकमात्र सहारा था गांव का सुरेश। रमेश जो अक्सर गांव वालों को इकट्ठा कर कोई ना कोई उपाय बताता था, इस बार भी पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। उसने 2-3 लोगों को इकट्ठा करके कहा, सुनो, इस बार ठंडी बहुत भयानक है। अगर हम सब मिलकर कोई उपाय नहीं करेंगे तो कई लोग इसकी चपेट में आ जाएगी। हमें जंगल से और लकड़ियाँ लानी होगी और हर घर में जलाने की व्यवस्था करनी होगी। लेकिन इतनी ठंड में जंगल तक जाने की हिम्मत कौन करेगा। ठंड इतनी ज्यादा है कि हाथ पैर सुन पड़ रहे हैं और जंगल में सूखी लकड़ियां लाने में भी बहुत समस्या लग जाएगा। अरे भाई, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें एक दूसरे को मदद करनी होगी। अगर हमें ठंड के आगे हार मान ली तो गांव के कई लोगों के चूल्हा हमेशा के लिए ठंड में बंद हो जाएगी। फिर वह सब निर्णय लेते हैं कि सब लोग मिलकर जंगल से लकड़ियां लाकर सभी के घरों के आगे आग जलाएंगे, जिससे सर्दी से बचाव होगा। दिन ढल चुका था। रमेश अपना काम खत्म करके जमींदार के पास आता है और कहता है, लीजिए मालिक, मैंने सारा काम कर दिया। मुझे कुछ पैसा चाहिए थे, मुझे बेटे के लिए सर्दी के कपड़ा लेने थे। अरे अभी तो पूरे महीने हुआ भी नहीं यार, तुमको पैसा चाहिए, कुछ दिन इंतजार करो फिर पैसा मिलेगा। जमींदार की यह बातें सुनकर बेचारा रमेश दुखी मन से घर की ओर चल पड़ता है और रमेश घर पहुंच जाता है। तभी रीता बोलती है, आ गए आप, इतनी देर क्यों कर दिए आने में? अरे भाग्यवान, वो जमींदार जी ने रोक लिया था। मैंने पैसा मांगा तो वो पैसा नहीं दिया। अच्छा कोई बात नहीं है जी, आप सर्दी में कैसे ठुठुर रहे हैं, आइए और हाथ सेक लीजिए। फिर रीता रमेश को बताती है। रमेश ने सूरज के चेहरे की तरफ देखा तो उसका चेहरा सर्दी और खांसी से पूरा लाल हो गया था। इससे रमेश चिंता में डूब गया। हे भगवान, ये सर्दी तो अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है और आज घर में आग जलाने के लिए लकड़ियाँ भी नहीं है। जमींदार जी ने देर तक रोक लिया, इसलिए लकड़ियाँ लेकर आने का समय नहीं मिला। मैंने सोचा था कि आज सेठ जी से कुछ मदद मांग लूंगी, लेकिन वो तो आज मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। उन्होंने मेरी हालत तक नहीं देखे। इन अमीरों को हम जैसे गरीब के तकलीफ से क्या मतलब, उसके घर तो हमेशा गर्म रहता है। हम गरीब लोग जैसे तैसे ठंड में भी अपना पेट पालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये लोग हमें इंसान तक नहीं समझते हैं। रीता और रमेश आपस में बात कर रहे थे कि तभी अचानक से सूरज की तबीयत बहुत खराब हो जाता है और उसका चेहरा पूरी तरह से लाल हो जाता है। हे भगवान, मेरे बेटे को अचानक क्या हो गया है? आग देखते ही सूरज कैसे कर रहा है? भगवान, इसको बहुत तेज बुखार हो गया है। तुम बेटे का ख्याल रखना, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। मुझे बहुत डर लग रहा है जी, आप डॉक्टर को लेकर जल्दी आइएगा और उनके घर से थोड़ी लकड़ियाँ भी ले लीजिएगा। आधी रात का समय हो चुका था। बाहर सर्दी इतना कहर ढा रही थी कि पूछो ही मत। रमेश बहुत डरा हुआ था और इस भयानक ठंडी रात में वह डॉक्टर जी को लेने निकल पड़ा था। तेरे
पापा डॉक्टर को लेकर आते ही होंगे। तुम टेंशन मत लो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। उधर रमेश घर से थोड़ी दूर निकला ही था कि रास्ते में बहुत जोरों से हवा शुरू हो जाता है। रमेश चारों ओर चिंता से उसे भयानक हवा वाली रात में बिना रुके चलते ही जा रहा था। उधर रीता का दिल सूरज की ऐसी हालत देखकर बहुत ज्यादा घबराहट रही थी। सूरज की आंखें धीरे धीरे बंद हो रहा था और उसका शरीर ठंड पड़ने लगा। जैसे तैसे रमेश डॉक्टर जी के घर पर पहुंचा है, पर उनकी बदनसीब तो देखो, उसी रात डॉक्टर जी अपने घर पर ही नहीं थे। उधर उसकी पत्नी जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख उसे भयानक काली रात की हवा को चीरती हुई सीधी रमेश के कानों में पड़ता है। ये चीख इतनी दर्द भरी थी कि हर कोई सुनने वाले की रूह कांप जाता है। इसे सुनकर रमेश बहुत घबरा जाता है और वह अपने घर की तरफ दौड़ता है। हे भगवान, रीता इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही थी? भगवान करे कोई अनहोनी ना हो। बेचारा घबराया हुआ रमेश दौड़ा दौड़ा घर पहुंचा। घर के अंदर जाकर जो देखता है उसका कलेजा फट जाता है। ए जी, भगवान ने हमसे हमारे बच्चे छीन लिए। बेचारे नन्हे से जान सूरज इस बेरहम सर्दी को सही नहीं कर पाए। उस बेचारे की क्या गलती थी जो इस भयानक ठंड ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया। वह दोनों पति पत्नी उस ब्रह्मा ठंड से हार चुके थे। उन दोनों की वह दर्द भारी चीख उस तेज हवा को चीरती हुई पूरे तारापुर गांव में गुज रही थी। उस रात की ठंड बहुत भयानक थी जो अच्छे खासे की जान ले ली। वह दोनों पति पत्नी अपने बेटे के पास खड़े खड़े उसकी खोने का शोक मना रहे थे। वह अपने किस्मत को कोस रहे थे कि क्यों भगवान ने उन्हें इतना गरीब बनाया जो अपने बच्चों को ही ठंड से नहीं बचा पाया। अगली सुबह गांव वाले रमेश के घर आते हैं। रमेश और रीता को अपने बेटे के साथ घर के अंदर दोनों पति पत्नी ठंड के कारण मर चुका था। तारापुर गांव के लिए ये एक और घटना थी। ठंड ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। दोस्तों, हमारे आसपास भी बहुत सारे ऐसे गरीब और लाचार लोग हैं जो मौसम की मारे से अपनी जिंदगी गवा देते हैं। तो ऐसे लोगों की जरूर मदद करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।